इसमें हम एक लाइन लिखते हैं कि ड्यू टू द इनवर्स नेचर ऑफ द कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपेंडिंग is a dotted straight line which indicates that all the boosted signals are brought back to their original amplitudes. ठीक है, so I repeat, due to the inverse nature of compressor and expander, the overall characteristics of the compending curve is a dotted straight line which indicates that all the boosted signals, means amplified signals, are brought back to their original values. ठीक है, so this is the नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, दैट इज कंपेंडिंग. करते क्यों है? ताकि जो भी क्वांटाइजेशन एरर है वो टॉलरेट किया जा सके, क्योंकि क्वांटाइजेशन इन इटसेल्फ हमें बहुत सारे एडवांटेजेस दे रही है. बिकॉज ऑफ द क्वांटाइजेशन हम लेस नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, और लेस नंबर ऑफ बिट्स मीन्स हमें बैंडविड्थ, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिक्रीज हो रही है. ठीक है ना. अगर आप हर डेसिमल वैल्यू को ट्रांसमिट करोगे तो बहुत सारी बिट्स चाहिए, और अगर आप उस डेसिमल को किसी लेवल पे क्वांटाइज या अप्रॉक्सीमेट करके करोगे तो बिट्स बहुत सारी रिड्यूस हो जाएंगी, और जितनी रिड्यूस्ड बिट्स से बैंडविड्थ भी रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. अभी द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो हमने ड्रा किया है कंप्रेसर, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक, क्योंकि ये कोई भी लाइन होती है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स हम लाइन देखते हैं. ठीक है, कोई भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसकी इक्वेशन होती है. सो नेक्स्ट इज कि इसकी इक्वेशन क्या होगी कंप्रेसर की. ठीक है, ये जो कंपेंडिंग कर्व है, इसके लिए हमारे पास दो तरह की कंपेंडिंग होती है. फर्स्ट वन इज म्यू लॉ कंपेंडिंग एंड सेकेंड वन इज ए लॉ compending. So first we start with mu law compending. mu law जो compending है, it is used in US, जापान, कनाडा, और मोस्टली जो mu law compending है ये यूज़ करती है मिड ट्रेड टाइप. एंड म्यू लॉ कंपेंडिंग मोस्टली यूज़ होती है स्पीच एंड म्यूज़िक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, डिजिटल में कन्वर्ट करके. ठीक है. सो जो म्यू लॉ कंपेंडिंग है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ. ये जो आउटपुट देगा वी आउट इज इक्वल टू, हम नॉर्मलाइज देखते हैं. नॉर्मलाइज मीन्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ डिवाइड करके, V out is equal to V max. Here comes log of E 1 plus mu Vn by V max divided by log of E 1 plus mu. ठीक है. मीन्स ये जो मैं ड्रा कर रहा था ना यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट, वो इनपुट क्या है? दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. वी मैक्स इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू, उसके साथ मैंने हर इनपुट सैंपल को डिवाइड किया है और हर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को भी डिवाइड किया है. मीन्स जो वी आई एन बाय वी मैक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है. ठीक है, क्योंकि वी आई एन जब अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा उसी को हम उसके मैक्सिमम के साथ डिवाइड कर रहे हैं. इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं. ये नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं कि ताकि ग्राफ इजीली ड्रा हो जाए. ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी. ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे होता है? यहाँ पे इनपुट है वी एन बाय वी मैक्स, यहाँ पे उसकी आउटपुट मिल रही है वी आउट बाय वी मैक्स. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वी आउट लिखूँगा ना तो उसकी वैल्यू 0, 1, 3, 5 ऐसे मिल सकती है. और अगर मैं वी आउट बाय इसको नॉर्मलाइज्ड, इसको बोलते हैं हम नॉर्मलाइज्ड,
जितनी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल सकती है और जितनी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, मैंने उसके साथ उसको डिवाइड किया हुआ है। तो इट मीन्स इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0। तो ये ग्राफ प्लॉट करना ईजी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। तो ये इन बिटवीन क्या रहेंगे, 0.2, 0.4, 0.6, ठीक है, 0.8। सिमिलरली यहाँ पे 0.2, 3, 4 जितने भी ऐसे बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो आपको पैरामीटर्स क्लियर हो गए कि वी इनपुट, वी आउटपुट, वी मैक्स और लॉग। क्योंकि ये जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, ये दो का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ पोर्शन इसका लीनियर रहता है, उसके बाद ये लॉग में चला जाता है। तो डेट्स वाई इसमें लॉग इंट्रोड्यूस किया है। तो अब सारा किस पैरामीटर का रोल है, म्यू का। म्यू की वैल्यू प्रैक्टिकली 255 यूज़ की जाती है। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन अब इसका ग्राफ बनेगा ना, ये ऐसे बनता है। अगर म्यू को 0 करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर जैसे जैसे आप म्यू को इंक्रीज करोगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे। जैसे म्यू इज इक्वल टू 0 पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बन गई। लेट दिस म्यू इज इक्वल टू 5, म्यू इज इक्वल टू 10, म्यू इज इक्वल टू 40, दिस इज म्यू इज इक्वल टू 255 पे। तो मुझे कैसा ग्राफ चाहिए, ऐसा चाहिए ना, जो इनिशियली तो ऐसे हो, राइज कर रहा हो, उसके बाद फिर वो इस शेप में चला जाए। तो वो मेरे पास कौन सी शेप आ रही है, ये वाली। इनिशियली तो ये राइज कर रहा है, उसके बाद फिर ये इस शेप में चला गया। तो ये इसकी इक्वेशन होती है। दिस इज़ म्यू लॉ कंपेंडिंग। म्यू लॉ कंपेंडिंग में हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और म्यू की वैल्यूज़ पे ये सारा ग्राफ प्लॉट होता है। उसमें से फिर हम देखते हैं कि कौन सी म्यू की वैल्यू पे हमें अच्छे हमारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वो वैल्यू आती है म्यू इज इक्वल टू 255। तो 255 की वैल्यू प्रैक्टिकली यूज्ड वैल्यू है जब आप कंपेंडिंग करते हो, जब आप नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हो, ठीक है। और ये मिड थ्रेड टाइप उसको यूज़ करता है और मोस्टली यूएस, जापान, कनाडा और स्पीच और ऑडियो सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ए लॉ कंपेंडिंग। सेकेंड टाइप इज ए लॉ कंपेंडिंग। सो इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है दैट इज वी आउट बाय वी मैक्स इज इक्वल टू, that is equal to a vn by vmax divided by 1 plus log e of a. This value for v in by vmax from 0 to 1 by a, and this is equal to 1 plus log e of vn by vmax, this is a, 1 plus log e of a. This is for input signal or normalized input signal from 1 by a to 1। क्योंकि v in by v max तो 0 से 1 के बीच ही रहेगा, फ्रॉम 0 to 1। लेकिन ये दो पार्ट्स में इसकी इक्वेशन ब्रेक हुई है। दिस इज कॉल्ड पीस वाइज इक्वेशन। 0 से लेके 1 बाई ए तक अगर इनपुट वी इन बाई वी मैक्स रह रहा है तो इस इक्वेशन से आउटपुट मिलेगी, और अगर 1 बाई ए से 1 तक रह रहा है इनपुट वैल्यू तो आपको जो आउटपुट है वो इस इक्वेशन से मिलेगी, ठीक है। तो इसमें भी जो हमारे पास ये ज़्यादातर यूज़ होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। इसमें जो ग्राफ हमारे पास बनता है डेट इज लाइक दिस इज आउटपुट वी मैक्स, दिस इज वी इन बाय वी मैक्स। ये 0 से कहाँ तक, 1 तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वी मैक्स ना लिखूँ तो ये 0 से किसी भी वैल्यू तक जा सकता है, इसकी 13, 14, 15
लेट्स से मैक्सिमम जो इनपुट है वो 20 है, ठीक है, तो आउटपुट भी मुझे उसके अकॉर्डिंग मिल सकती है, तो उसी को मैंने उसकी मैक्सिमम जितनी मिल सकती है जिसमें भी इनपुट में प्रेजेंट है मैक्सिमम वैल्यू, उसको मैंने आउटपुट और इनपुट दोनों से डिवाइड कर दिया, तो वो 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो वी इनपुट भी की मैक्सिमम वैल्यू भी वी मैक्स के इक्वल ही आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये ग्राफ ईजिली ड्रा करने के लिए हम इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ये नॉर्मलाइज्ड आउटपुट, नॉर्मलाइज्ड इनपुट, ठीक है। सो ये भी इसका पता चल गया आपको, इनपुट का, आउटपुट का, इसमें पैरामीटर है ए। सो अगर ऐसी इक्वेशन ए ला कंपाउंडिंग यूज़ करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1 पे स्ट्रेट लाइन मिलती है, दिस इज ए इज इक्वल टू 1, देन ए इज इक्वल टू 2 पे, ये ऐसे लीनियर है, फिर ये यहाँ से मीन्स ये राउंड कर्व शेप नहीं बनेगी, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में है, पहला पार्ट ये वाला, फिर ये वाला, दिस इज ए इज इक्वल टू 2। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे ना, वैसे वैसे यहाँ पे इसकी कर्व बननी स्टार्ट होती है, दिस इज ए इज इक्वल टू 10, ऐसे जो करेक्टरिस्टिक्स फिर हमें मिलती है, दिस इज ए इज इक्वल टू 87.56। सो इस केस में एला कंपाउंडिंग में जो हमारी डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, डिज़ायर्ड तो हमें यही चाहिए ना, अगेन ये तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से क्यों ये चाहिए, क्योंकि सिर्फ वीक पोर्शंस को ही डिस्टर्ब करना है, जिसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस केस में जो प्रैक्टिकल वैल्यू हम ए की यूज़ करते हैं दैट इज़ 87.56, और ये यूज़ करता है मिड राइजर टाइप क्वांटाइजेशन, ठीक है। सो म्यू ला कंपाउंडिंग रिक्वायर्ड और डिजायर्ड रिजल्ट्स म्यू इज इक्वल टू 255 वैल्यू पे, एंड ए ला कंपाउंडिंग जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ए इज इक्वल टू 87.56 पे यूज़ की जाती है। कुछ कंट्रीज़ म्यू ला करते हैं, कुछ कंट्रीज़ ए ला करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओन प्राइवेसी पॉलिसी, सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों में वही मिल रहा है, वो मिड ट्रेड यूज़ करता है या मिड राइजर यूज़ करता है, ज़्यादा ऑफनली हम म्यू ला कंपाउंडिंग यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज, सो अल्टीमेटली मीन्स, अब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को अगर मैंने एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे करूँगा, दिस इज द यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, यहाँ पे मीन्स सैम्पल्ड सिग्नल दिया एक्स ऑफ एन टी एस, और यहाँ पे आपको एक्स क्यू ऑफ एन टी एस मिल गया, फिर इसको आप एनकोड करके डेटा बन जाएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर मीन्स क्वांटाइजेशन करने से पहले, जैसे यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, यहाँ पे क्या लगाओ, कंप्रेसर, और करने के बाद यहाँ पे क्या लगाओ, एक्सपेंडर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एन टी एस, यहाँ पे क्या क्वांटाइज इसका वर्जन मिल जाएगा, दिस इज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। इसमें जो क्वांटाइजेशन एरर का इफेक्ट है ऑन द वीक पोर्शंस ऑफ द इनपुट सिग्नल वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एरर ट्रांसमिट नहीं होगा, कुछ सिग्नल ट्रांसमिट होगा, रिसीवर पे जाके तो हमने सब कुछ उसकी शेप दोबारा से रीजनरेट कर लेनी है, ठीक है। सो दिस इज यूनिफॉर्म। अगर मैं पीसीएम का बनाऊं सिंपल, तो कंप्रेसर की करेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दी कैसी होनी चाहिए, एक्सपेंडर की भी बता दी, और इनकी इक्वेशन भी बता दी कि म्यू ला कंपाउंडिंग में क्या इक्वेशन होती है और कौन सी म्यू की वैल्यू पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, और ए ला कंपाउंडिंग में क्या इक्वेशन होती है और कौन सी ए की वैल्यू पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो पीसीएम बेसिकली अब क्या होता है, पीसीएम इज सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन प्लस इनकोडिंग। सो मीन्स यहाँ पे सैम्पलर, देन क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजर, अब ये आप यूनिफॉर्म भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एंड देन encoder. So input is
एक्स टी को सैम्पल किया, क्या बन गया एक्स ऑफ एन टी एस। इसकी क्वांटाइजेशन क्या बन गया एक्स क्यू ऑफ एन टी एस। इसको इनकोड किया, क्या बन गया एक्स ऑफ एन। So in this way, the pulse code modulation, after performing the operations of sampling, quantization and encoding, converts the analog signal to its digital form. So XN means हम हर सैंपल के बिट्स बनाएंगे। फर्स्ट सैंपल के बना लिए, जितने हमने सैंपल्स लिए हैं, कितने सैंपल्स लिए हैं हमने, एफ एस इज इक्वल टू 2 FM और ग्रेटर देन इक्वल टू जिस फ्रीक्वेंसी से हमने सैम्पलिंग की है, जितने टी एस एफ एस मीन्स और 1/TS इज इक्वल टू जितने सैम्पलिंग इंस्टेंट्स हैं, हर सैंपल को क्वांटाइज किया और क्वांटाइज करने के बाद इनकोड कर दिया और हर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बिट्स बनी है, तो उसको कंबाइन कर देंगे, वो पूरा हमारा डिजिटल सिग्नल बन जाएगा, डिजिटल वर्ड बन जाएगा। ठीक है, सो इस केस में सो दिस इज ऑल अबाउट दी PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो 6.8 को भी 7 करोगे, 6.7 को भी 7 करोगे, 7.1 को भी 7 करोगे, 7.2 को भी 7 करोगे। मीन्स इनपुट सिग्नल्स तो डिफरेंट थे, 6.8, 6.7, 6.9, 7.3, 7.1, 7.2 सभी का क्वांटाइज क्या बन रहा है 7। फिर आप 7 की बिट्स बनाओगे, इसके लिए बिट्स भी बनाओगे, ठीक है, 0 1 1 1, इसकी भी 0 1 1 1 लाइक दिस। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, कि जब आपके पास एक ही लेवल और एक ही क्वांटाइज्ड वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आप जैसे इस केस में लेट्स से जो 7 वैल्यू है वो 4 टाइम्स रिपीट हो गई, तो इसको हर एवरी टाइम आप इसको 4 बिट्स असाइन कर रहे हो। ये तो तब कर रहा हूँ मैं 4 बिट्स अगर मेरा इनपुट सिग्नल 0 से लेके 15 तक की रेंज में है, 0 से लेके 15 वोल्ट तक है। अगर वो ज़्यादा की रेंज में है तो नेचुरली इसकी बिट्स ज़्यादा लगेंगी। अगर 8 बिट्स में जाना है तो नेचुरली यहाँ पे 4 बिट्स मुझे ऐड करनी पड़ेगी, अगर इनपुट सिग्नल की रेंज ज़्यादा है। ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू VL और VH ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं उसके बीच में, तो मुझे नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट n की वैल्यू वो भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो इसमें ये PCM के लिमिटेशन है कि बिट्स तो हमें कम से कम यूज़ करनी है। आप एक ही सैंपल को, एक ही वैल्यू को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट टाइम्स पे हर टाइम पे हम बिट्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन DPCM। DPCM मीन्स डिफरेंशियल, मीन्स जो एट प्रेजेंट है और प्रीवियस के साथ उसका डिफरेंस देख लो। अगर तो कुछ नेट वैल्यू आ रही है तो उसको ट्रांसमिट कर लो, अगर वही रिपीट हो रही है तो उसका डिफरेंस 0 आएगा, तो इट मीन्स प्रीवियस वैल्यू को ही आप रिटेन रख सकते हो। दिस इज डिफरेंशियल, मीन्स डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस इज कैलकुलेटेड and that value is quantized and that is encoded to form the bit pattern. This is called differential pulse code modulation. So DPCM हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। DPCM में नंबर ऑफ बिट्स PCM से डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेम इन्फॉर्मेशन जैसे 7 7 7 7, इस तरह की हम इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं रिडंडेंसी और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। सो DPCM में ये जो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है और रिडंडेंसी है, ये DPCM ख़त्म कर देगा, रिमूव कर देगा। जब रिडंडेंसी ख़त्म हो जाएगी तो नेचुरली नंबर ऑफ बिट्स भी कम यूज़ होगी। अब आप 4 टाइम पे 7 को बिट्स नहीं असाइन करोगे, आप एक ही बार 7 को ट्रांसमिट करके नेक्स्ट ये कर दोगे कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। लाइक इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कि हम देखेंगे लेट्स से फर्स्ट टाइम 7 आ गया, इसको ट्रांसमिट कर दिया, नेक्स्ट टाइम भी 7 आ रहा है, तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर ये डिफरेंस ही नहीं आ रहा तो नो नीड टू ट्रांसमिट दिस 7 असाइनिंग सम बिट्स। सिमिलरली फिर देख लो,
फिर उसका क्या है 0 आ रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज डिफरेंस इज कैलकुलेटेड, जो प्रेजेंट है और जो प्रीवियस गया है, ठीक है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो दिस इज ये मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताई कि DPCM में क्या होगा। सो PCM पता चल गया, PCM एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और कुछ बिट्स बनेगी, और बिट्स हमें कम से कम बनानी है। तो यहाँ पे हम अननेसेसरी बिट्स बना रहे हैं, तो वो जो है वो हमने किस में ख़त्म कर दिया, DPCM में। फिर आगे होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन, वो एक ही बिट बनाएगा हर सैंपल की, वो भी हम चलो करेंगे कैसे, ठीक है। सो इसको क्लोज करने से पहले एक दो डेफिनेशंस नोट कर लो। फर्स्ट वन इज डायनेमिक रेंज। इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। इट इज़ अ रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड to the smallest possible magnitude of the input signal that can be decoded successfully by the decoder at the receiver। डायनेमिक रेंज क्या होती है PCM में कि इनपुट सिग्नल की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू that can be transmitted and decoded by the decoder at the receiver। मीन्स हमारे पास लेट से इनपुट सिग्नल है ऐसे, तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ये है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हम ये इसकी कंसिडर करते हैं कि अगर हम इसको भी ट्रांसमिट करें और ये भी ईजिली सक्सेसफुली डिकोड हो जाए रिसीवर पे, इसको भी हम ट्रांसमिट करें और सक्सेसफुली डिकोड हो जाए रिसीवर पे, तो इन दोनों वैल्यूज़ का जो भी रेशियो आएगी डैट इज इट्स डायनेमिक रेंज। अगर ये नहीं आ रहा, लेट्स से इसकी लार्जेस्ट ये वाली वैल्यू है और इसकी स्मॉलेस्ट ये वाली वैल्यू है, ये वाली हम प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं तो और प्रॉपर्ली डिकोड नहीं कर पा रहे हैं रिसीवर पे, तो डायनेमिक रेंज मीन्स वो इनपुट की रेंज जो हम सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं, इनकोड करेंगे फिर ट्रांसमिट करेंगे और फिर उसको डिकोड करेंगे और रिसीव करेंगे, ठीक है। इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन, सिमिलरली रिसीविंग एंड डिकोडिंग, जो हम सक्सेसफुली रीजनरेट कर सकते हैं, दैट इज द डायनेमिक रेंज। सेकेंड पैरामीटर इज कोडिंग एफिशिएंसी। कोडिंग एफिशिएंसी इज अगेन इट इज द रेशियो ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड to the actual number of bits required to achieve the certain dynamic range। Coding efficiency is it is minimum number of bits required including sign bit to actual number of bits required or actual number of bits used including sign bit to achieve certain dynamic range। मीन्स हमने कोई सिस्टम डिज़ाइन किया, उसमें मैंने ये किया कि मिनिमम मुझे इसको कन्वर्ट करने में एनालॉग टू डिजिटल इतनी बिट्स लगेगी, लेकिन एक्चुअल में मेरी कितनी लग गई, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, डैट विल गिव दी कोडिंग एफिशिएंसी। मीन्स आप कोडिंग ही कर रहे हो ना आप बेसिकली एनालॉग से डिजिटल में, तो किस एफिशिएंसी से कर रहे हो, ठीक है। थर्ड वन इज बिट रेट। PCM के केस में है, ठीक है जी, PCM डायनामिक रेंज, PCM कोडिंग एफिशिएंसी एंड PCM बिट रेट। बिट रेट PCM सिस्टम का होता है N इंटू FS। N इज द नंबर ऑफ बिट्स एक सैंपल पे कितने हैं, और FS इज दी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, कि PCM इन्वॉल्व सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग, तो ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ आप सैम्पलिंग कर रहे हो। इसको ऐसे भी देख लो, बिट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। N की वैल्यू क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, और FS क्या है, सैंपल्स पर सेकेंड, तो ये बेसिकली कैंसिल ही हो जाएगा।
तो पीछे क्या रहेगा, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। सो बिट रेट इज इक्वल टू एन इंटू एफ एस। एन 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 क्या है, कितनी बिट्स आप एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, और एफ एस क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। एंड बिट रेट और इसकी बैंडविड्थ कितनी बनेगी पीसीएम की, दैट इज़ हाफ होती है, बिट रेट का हाफ होती है नॉर्मली। दिस इज़ द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द पीसीएम सिग्नल, हाफ इंटू एन एफ एस। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यहाँ तक हमारा पीसीएम का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डीपीसीएम। सो इसको अच्छे से करना, क्योंकि ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से टोटली लिंक्ड होगा। तो मैंने बहुत ही ये स्लो प्रोसीड किया है इसमें। मैं क्लास में होता तो ये सारा 20 मिनट में हो जाता। ये 3 लेक्चर्स मेरे 2 लेक्चर्स में होते, इसमें मैंने एक लेक्चर एक्स्ट्रा डिवोट किया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से अपना पेन डाउन कर लेना, इसको आप अपने नोट्स अच्छे से बनाना। जो भी मैं डेफिनेशंस बोल रहा हूँ तो वो आपका एक परमानेंट आपके नोट्स आपके अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डीपीसीएम। ओके।